Hi everyone, welcome to the mentorship program. In internal security, the next topic जिसे हम डील करेंगे that is insurgency in the north east, right? अब नॉर्थ ईस्ट में जब हम इंसर्जेंसी के साथ डील करेंगे, उस टॉपिक के साथ डील करेंगे, तो पहले हमें पता होना चाहिए इंसर्जेंसी का मतलब क्या है. सो इंसर्जेंसी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल, राइट, बाय द सेक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट द स्टेट. ये जो लाइन है ना, बाय द लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वही एक आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च करती है अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेंस्ट द पुलिस, द पैरामिलिट्री, राइट. तो उसको इंसर्जेंसी कहा जाता है. अब इंसर्जेंसी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? डिफरेंसेस, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, एथनिक हो या लिंग्विस्टिक हो, या फिर कोई पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक कॉज हो सकता है. एट द सेम टाइम फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म कुड बी द कॉजेज़, राइट. उसके बाद हम कहते हैं कि external forces could play a role in acting as a catalyst in the insurgency movement, but ज़रूरी नहीं है. एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज़ हमें जाननी है वो है काउंटर इंसर्जेंसी. क्या होता है? काउंटर इंसर्जेंसी है जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है टू टैकल द इंसर्जेंसी, चाहे वो ऑपरेशंस बाय द मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, या फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हों, चाहे परसेप्शन मैनेजमेंट हो. परसेप्शन मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लोकल पॉपुलेशन है वहीं से स्टार्ट होता है अगेंस्ट द स्टेट. सो टू टेल देम दैट टू चेंज देयर परसेप्शन, ठीक है, जो भी उनकी स्टेट को लेके परसेप्शन है विच लेड टू द इंसर्जेंसी, उसको चेंज करना इज़ व्हाट परसेप्शन मैनेजमेंट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है. इसमें हम मीडिया मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं. तो वो सब चीज़ें दैट इज़ एम्ड एट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, राइट. उसके बाद अगर हम देखें कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म में क्या फ़र्क है. तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इंसर्जेंसी मोस्टली कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती. वो हमेशा स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट की जो फोर्सेस हैं उनको टारगेट करेगी, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन से ही तो वो इंसर्जेंट्स बने हैं. वेरस जो टेररिज्म है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वो स्टेट और सिविलियन पॉपुलेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता. द टारगेट ऑफ द टेररिस्ट इज़ जस्ट टू इंस्टिल फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, बी इट सिविलियंस. तो जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, आपने देखे सिविलियंस को भी उतना ही डैमेज होता है, और जो स्टेट है खैर उसको तो नुकसान पहुंचाया ही जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म. और टेररिज्म एक मेथड हो सकता है फॉर द इंसर्जेंट्स, ठीक है, बट सटल डिफरेंस है और बहुत ओवरलैपिंग भी हो गई है आजकल, ठीक है. तो अब हम देखते हैं. सो दिस इज़ अबाउट इंसर्जेंसी एंड द काउंटर इंसर्जेंसी, द बेसिक डेफिनेशन. ना मूविंग अहेड, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्टेड प्लेसेस इन द कंट्री, ठीक है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट. एंड नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी स्ट्रेटिजिक, हैज़ अ वेरी स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस. उसका रीज़न क्या है कि वो इंडियन जो मेन लैंड है, यहाँ पे वी हैव वेस्ट बंगाल, इंडियन मेन लैंड के साथ दैट इज़ कनेक्टेड वाया जस्ट 22 किलोमीटर्स. वेयर जो नॉर्थ ईस्ट है ये बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है 4500 किलोमीटर्स, ठीक है. और ये जो बॉर्डर्स हैं पोरस है, ये आपने देखा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते ही रहते हैं फ्रॉम बांग्लादेश इन द नेबरिंग कंट्रीज़. So Northeast shares this long boundary with the outside world, whereas with India it is connected via 22 kilometers only. पहले क्या होता था बिफोर दी पार्टीशन बैक इन 1947, किसी को भी अगर लेट्स से इंडियन मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट जाना है तो वो ऐसे सीधा जा सकता था. अब द कनेक्टिविटी हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि पूरा उसको ऐसे घूम के जाना पड़ता है, और जो टेरेन है वो भी इतनी फेवरेबल नहीं है, ठीक है. सो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी कंट्रोल नहीं हो पाती, क्योंकि जो टेरेन है वो फेवर करती है इंसर्जेंट्स को, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग हैं, दे नो द टेरेन बेटर, ठीक है, दैट इज़ देयर. और अगर हम देखें सो 45 किलोमीटर्स कैसे 5 कंट्रीज़ हैं नेबरिंग. अगर हम देखें वी हैव चाइना, वी हैव नेपाल, वी हैव भूटान, वी हैव बांग्लादेश, we have Myanmar. So 5 countries share the land boundary with the northeastern region, right? Okay, so northeastern India is
actually the volatile and the insurgency affected place after J&K, and we have 8 states जिसमें हम 7 sisters plus सिक्किम की बात करते हैं, और 4500 किलोमीटर्स इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 5 countries, और इंडिया के साथ इट्स जस्ट 22 किलोमीटर्स, राइट. ओके, सो ये है अगेन हमारा मैप है. तो अगर आप देखिए, सो वी हैव बांग्लादेश शेयर, सो बांग्लादेश इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद वी हैव असम हेयर, एंड देन वी हैव यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पर फिर असम आ जाता है, वी हैव मिजोरम, त्रिपुरा. तो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश शेयर करता है, और सब जगह पे इनफ्लक्स ऑफ द माइग्रेंट्स इज़ देयर, राइट. ओके, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, एक तो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस हो गया कि इट शेयर्स इट लैंड बाउंड्रीज विद सो मैनी कंट्रीज़. उसके बाद ये भी कहा जाता है कि इट इज़ द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया. देन इट इज़ ऑल्सो एंडोर्ड विद अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, सो विच कुड बी हार्नेस्ड. तो ये भी आप लिख सकते हो वाई नॉर्थ ईस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेनलैंड. और देन while we acknowledge this, then NER also has thriving militancy. अब ये जो इंसर्जेंसी है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक है जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी डिमांड्स के ऊपर. तो एक इंसर्जेंट्स है, दे वांट द ऑटोनॉमी विद इन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कि हमें वी नीड सर्टन ऑटोनमस एरियाज, ठीक है, या फिर उन्हें सेसेशन चाहिए. दे वांट टू बी अ सेपरेट फ्रॉम द इंडिया ओनली. ठीक है, तो एक हो गया कि इंडिया से ही सेपरेट होना है, एक है उन्हें सेपरेट स्टेट बनाना है, या उन्हें ऑटोनमस रीजन बनाना है, या फिर कुछ जो रीजनल लोग हैं उनकी कुछ रीजनल एस्पिरेशंस भी हैं. तो इस लेवल पे हम बेस्ड ऑन द डिमांड्स वी कैन डिवाइड द मिलिटेंसी और द इंसर्जेंसी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, राइट. और ये जो मिलिटेंट मूवमेंट्स है ना, ये 1947 के इमीडिएटली बाद ही स्टार्ट हो गए थे. एक टाइम पे ऐसे कहा जाता है मोर देन 120 मिलिटेंट ग्रुप्स थे इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इटसेल्फ, राइट. और ऐसा कहा अब अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो इंसर्जेंसी है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल. इंसर्जेंसी के जो इंसिडेंट्स हैं दे हैव बीन अंडर द कंट्रोल. और ये कैसे पता चला है? बाय द सिक्योरिटी ऑडिट जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है. उसने बताया है कि इंसर्जेंसी के जो इवेंट्स है काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिप आया है, लेकिन फिर भी जो रीजन है इट रिमेन्स अ पोटेंशियल टिंडर बॉक्स. और ये भी कहा जाता है कि पहले जो मिलिटेंट्स थे ना, दे इन्जॉयड वास्ट पॉपुलर सपोर्ट, क्योंकि वो एक्चुअल में जो जेन्युइन ग्रीवांसेस थी वहाँ के लोकल पॉपुलेशन की, उनको केटर करते थे. जैसे पुअर गवर्नेंस, एलियनेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट का अपैथेटिक एटीट्यूड. ठीक है, पोरस बॉर्डर्स थे, माइग्रेशन होती रहती थी, उन्हें था कि वो दे वुड बी रिड्यूस टू अ माइनॉरिटी इन देयर ओन एरिया, राइट. देन द डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, कनेक्टिविटी वॉज वेरी पुअर, और ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नेंस भी कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी. सो दैट ऑल लेड टू द एलियनेशन. ठीक है, सो दीज मिलिटेंट ग्रुप्स दे एक्चुअली cater टू दीज डिमांड्स. ठीक है, क्योंकि वो जेन्युइन ग्रीवेंसेस को वॉइस कर रहे थे. लेकिन अब क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं, अब वहाँ पर जो उनके अपने जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसलिए दे आर लूजिंग ऑन द पॉपुलर सपोर्ट ऑल्सो. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि जो इंसर्जेंसी है वो काफ़ी कम हुई है इन एरियाज़ में, राइट. सो नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट विद द फॉर्मेटिव फेज ऑफ मिलिटेंसी. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट, दैट इज़ नागालैंड, राइट. Now before we start with the formative phase, you should actually know कि नॉर्थ ईस्ट का कैसे एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द स्टेट्स. आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होगा. जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिविजन ताकि आपको लेक्चर समझने में थोड़ी आसानी हो. सो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी 1956 में, देन वी हैड 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़. ठीक है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट थी, दैट इज़ असम, और 2 यूटीज़ कौन सी थी? मणिपुर एंड त्रिपुरा, राइट. मणिपुर एंड त्रिपुरा. उसके बाद 1963 में नागालैंड वॉज फॉर्म्ड, क्योंकि नागास की जो डिमांड थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, नागास को काम करने के लिए, नागालैंड वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम असम. ठीक है, 1963 में नागालैंड वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम असम एंड इट बिकेम द 16th स्टेट, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है 1969 में क्या हुआ था? मेघालय वॉज अगेन अ
फॉर्म्ड एज अ सब स्टेट, ठीक है, मेघालय को सब स्टेट बनाया गया था, लेकिन 1972 में मेघालय को फुल स्टेटहुड मिल गया था, राइट। मेघालय गॉट स्टेटहुड इन 72 अलॉन्ग विथ मणिपुर एंड त्रिपुरा, जो कि यूटीज थे, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को स्टेटहुड मिल गया था 1972 में। और 1972 में एक और चीज़ क्या हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश या नेफा को यूटी स्टेटस मिला था। और ये कहाँ से बने थे, अगेन मिज़ोरम एंड एपी या अरुणाचल प्रदेश और नेफा वर कार्व्ड आउट ऑफ असम, ठीक है। सो इनको यूटी स्टेटस मिला था 1972 में एंड दे वर ग्रांटेड फुल स्टेट स्टेटस इन 1987 अलॉन्ग विद गोवा। और इसके बीच में सिक्किम भी आपने पढ़ा होगा, 1975 में उसको स्टेटहुड मिला था। सो दिस इज़ हाउ द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न। सो अगेन आई वुड से इसको रिवाइज करिए एक बार, पॉलिटी की बुक खोलिए, लक्ष्मीकांत में अच्छे से डिटेल में दिया गया है, सो रीड दैट। ओके, सो अगर हम बात करें, सो नागालैंड अभी हमने देखा असम से बना था 1963 में। सो इट वॉज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस मिलिटेंसी। अब इसमें आपको एक चीज़ ये देखनी बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग बिफोर द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, तब भी जो नागास थे दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट, और उन्होंने ब्रिटिश को बोला कि उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। बट देन दे वर स्नप्ड बाय बोथ द ब्रिटिश एंड द इंडियन गवर्नमेंट। तो नागास दे फॉर्म्ड नागा नेशनल काउंसिल विच वॉज हेडेड बाय AZ फीजो एंड दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एंड दे सेट कि एक प्लेबिसाइट हुआ था 1951 में, जिसमें 99% ऑफ द वोटर्स दे फेवर्ड independence, right, but the accuracy it remains debatable, ठीक है। So this is how it all started, because Nagas they consider themselves to be an independent state, right? Okay, so अब क्या हुआ with time, जो NNC था that got split into different factions, और उसकी एक फैक्शन थी जिसको NSCN कहा जाता है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये उसकी एक फैक्शन है। ये भी इट एक्चुअली ब्रोक इनटू 2 फर्दर फैक्शंस, IM एंड खापलांग, ठीक है, के। और ये जो है दे हैव कंटिन्यूड देयर वायलेंट स्ट्रगल्स फॉर नागालैंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। अब आपको ना बेसिक सा एक मैं एवोल्यूशन बता रही हूँ इसमें। अब अगर आप इसमें और डिटेल्स में पढ़ना चाहें सो देयर इज़ नो एंड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ रेलेवेंट। और कुछ कुछ जो न्यूज़ में आता रहेगा कोशिश करेंगे आप उसको डिटेल में पढ़ लें, एंड वी विल इवन मेक अ वीडियो इन द करंट अफेयर्स फॉर दैट। बट सिंस दिस इज़ अ बिग टॉपिक, वी आर जस्ट डीलिंग विद द सुपरफिशियल डिटेल्स ऑफ इट, राइट। सो जो NNC थी उसकी एक फैक्शन थी NSCN, उसकी 2 फैक्शंस हैं, IM और खापलांग, राइट। अब दे आर फाइटिंग। अब NNC क्या हुई, NNC फेडेड बिकॉज इन 1991 जो फीजो था ही ऑल्सो डाइड इन लंडन। और अभी जो है जो प्राइमरीली जो NSCN IM इज़ द वन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड देयर डिमांड इज़ ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड क्या है, नागालैंड तो एक बहुत ही छोटा सा एरिया जिसका एरिया होगा 16,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। बट ये फैक्शन है दे वांट ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड क्या है, नागा इनहेबिटेड एरियाज, जो कि जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी आता है, असम भी आता है, यू नो वी हैव मणिपुर ऑल्सो, इवन म्यांमार, ठीक है। और ग्रेटर नागालैंड का एरिया कितना है, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। जो नागालैंड अभी है उसका एरिया 20,000 किलोमीटर्स भी नहीं है, बट दीज पीपल दे आर एमिंग फॉर ग्रेटर नागालैंड, ठीक है। एंड दे आर यू नो डूइंग ऑल द सॉर्ट्स ऑफ उनकी जो डिमांड है वो ये है अभी। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ था, नागालैंड पीस अकॉर्ड हुई थी इन 2015। इट वाज साइंड बिटवीन NSCN IM एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, राइट, उनके बीच में ये साइन हुई थी। एंड सो उसके बाद से जो NSCN है IM है, उन्होंने कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं की हैं, और बट इसकी डिटेल्स आर नॉट आउट, ठीक है। सो इसमें वी डोंट नो वेदर ग्रेटर नागालैंड की डिमांड हैज़ बीन एक्सेप्टेड और नॉट। ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेड तो नहीं होगी, बट इसकी जो डिटेल्स हैं दे आर नॉट आउट। और इसके बाद खापलांग ने बोला था कि दे लॉन्च देयर ओन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट दिस पीस अकॉर्ड, बिकॉज खापलांग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पीस अकॉर्ड। इट वॉज साइंड बाय NSCN IM वाला जो फैक्शन था उसने साइन करी थी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नागालैंड। नाउ मूविंग ऑन टू द मिजोरम, ठीक है। अब मिजोरम भी हम अगर देखें, सो मिजोरम UT बना था 1972 में, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम, एंड इट बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट इन 1987,
ठीक है। अब बेसिकली इसकी भी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। इट ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड मिलिटेंसी कब, when the government failed to respond positively to the demand of assistance during the massive mountain famine। ठीक है। अब ये जो माउंटेन famine है ना, ये बेसिकली बैम्बू famine होता है, जो कि हर every 50 years it affects the state of Mizoram। इसमें क्या होता है, एवरी 50 ईयर्स द बैम्बू जो है हमारा प्लांट, इट फ्लावर्स। ठीक है। अब ये फ्लावरिंग होती है इसकी, तो इसके कारण क्या होता है, जो रैट्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जितने भी राइस क्रॉप है, फूड क्रॉप्स है, सब ख़त्म कर देते हैं। सो दैट लीड्स टू फैमिन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू दिस माउंटेन फैमिन इन द 1950s। ठीक है। अभी लास्ट ये 2006 में हुआ था, तो 50 साल के बाद होता है। तो तब गवर्नमेंट फेल टू रिस्पॉन्ड एंड दैट लेड टू द मिलिटेंसी। राइट। सो जो मीजो नेशनल फ्रंट था, MNF, विच वॉज लेड बाय द लेजेंडरी लीडर लाल डेंगा, ही लॉन्च द मूवमेंट इन 1966 एंड डिमांडेड द इंडिपेंडेंस फॉर मिजोरम। बट देन एक अकॉर्ड वॉज साइन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड मीजो नेशनल फ्रंट इन 1986, और स्टेटहुड मिल गया था उसको 1987 में, और उसके बाद से पीस हैज़ प्रिवेल्ड ओवर द स्टेट ऑफ मिजोरम। इट हैज़ बीन मोर और लेस पीसफुल। Right? Okay. Then we come to the state of Tripura, right? In Tripura, which is the smallest of the northeastern states, reason क्या था मिलिटेंसी के आने का? माइग्रेशन ऑफ हिंदूज, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट बंगाल आफ्टर 1947। जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था, या फिर आप जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ से माइग्रेशन हैज़ बीन अ कांस्टेंट फीचर। उसकी वजह से क्या हुआ है, जो इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, एंड दे फील के उनकी जो पॉपुलेशन है that might be reduced to a minority. So this actually led to a violent backlash on 1970 में। militant groups, they sprang up demanding the restoration of the tribal rights from the Bengali population। और since ये migration के against था, so migration के against Assam में भी you had ULFA, which is United Liberation Front of Assam, in 1979। So they also came up representing the aspirations of the different tribal groups in the state। ठीक है। So ये सब बन गए थे in Tripura and in Assam against the illegal migration from the Bangladesh or the eastern Pakistan। Then when we talk about मणिपुर, मणिपुर का जो militancy था वो originate हुआ था against the forcible merger of the Manipur kingdom with India। राइट। अब यहाँ पे क्या बना था, UNLF। ठीक है। डोंट कन्फ्यूज इट विद ULFA, इट इज़ UNLF। इट वॉज फॉर्म्ड एंड they only had one objective, that is to end the discrimination against Manipur। ठीक है। सो मणिपुर वॉज accorded statehood in 1972, बट उससे भी जो militancy है, जो insurgency है, वो कम नहीं हुई। इनफैक्ट different militant organizations, a number of militant organizations have come up, each representing different tribes। ठीक है। उसके बाद मेघालय इज़ मोर और लेस फ्री फ्रॉम द वायलेंस। ठीक है, ऑफ द इंटेंसिटी विच प्रिवेल्स। सो वहाँ पे वायलेंस इज़ अगेंस्ट द बंगाली स्पीकिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है। तो उनके अगेंस्ट है, बट मोर और लेस देर हैव बीन नो मेजर प्रॉब्लम्स इन द स्टेट। देन व्हेन वी टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी इट हैज़ रिमेन्ड पीसफुल आफ्टर द सीज फायर विद NSCN। ठीक है, विच वॉज एक्टिव इन द तिरप डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सो इट हैज़ ऑल्सो बीन पीसफुल। उसके बाद कुछ इश्यूज़ हैं regarding the settlement of relatively more enterprising Chakma refugees from Bangladesh in the state in large numbers, but that is there and that is not there। तो वो आती जाती रहती है। ठीक है। सो बट हाँ, बाकी जो इकोनॉमिक रीजंस हैं वो ज़रूर थ्रेटन कर रहे हैं पीस इन द एरिया। राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट असम। असम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। अगर मैं आपको असम का समझाऊँ, सो असम में भी माइग्रेंट्स केम इन 1947 आफ्टर द पार्टीशन, एंड देन इन 1971 व्हेन बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड। राइट। और उसके बाद भी एक तो ये रीज़न था माइग्रेशन, दूसरा रीज़न था असम इज़ ऑयल रिच।
तो ऐसा कहा जाता था जो ऑयल है दैट इज़ यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेनलैंड, राइट। जो टी एस्टेट्स थी असम में, जो वहाँ से पैसा आता था वो भी वेस्ट बंगाल चला जाता था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एलियनेशन इन द Assamese, in the Assamese people, right? So what happened, there was this election in 1978। तो वो कहा जाता है कि उनका काफ़ी जो इलेक्शंस हुए थे वो काफ़ी मिसकंडक्टेड थे। उस वजह से 1979 में there was this organization that is All Assam Students Union that was formed, ठीक है। सो इस यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। बेसिकली 1978 में जो इलेक्शंस थे वो ऐसा कहा गया था कि जो बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स, जो नेटिव्स हैं उनका नंबर काफ़ी रिड्यूस हो गया था, ठीक है। अब जो असम के लोग थे वो ये कह रहे थे कि 1951 में, ठीक है, जो एनआरसी है जो है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, राइट। सो दैट इज़ हाउ because they were dissatisfied, the people of the Assam were dissatisfied, and they led to the formation of this All Assam Students Union and All Assam Ganga Sangram Parishad. So they started the insurgency movement in the state. So it was against the foreigners and the demographic changes that had occurred due to the influx of migrants, right. So there was this Assam Accord which was signed in 1985 which brought the ASU into power, but then it did not bring the peace, right. उसके बाद क्या हुआ था 1979 में, besides this ULFA also was there, ठीक है। सो बिकॉज ये भी 1979 में ही बन गई थी, बट बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द वायलेंट मीन्स अडॉप्टेड बाय AASU, सो ULFA दे ऑल्सो स्टार्टेड द एजुटेशन फॉर इंडिपेंडेंट असम, ठीक है। सो इट वॉज एक्टिव, इट हैज स्प्रेड टू डिफरेंट अदर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज द बोडो एरिया इज ऑल्सो बिकमिंग अ फ्लैश पॉइंट अगेन, ठीक है। सो ये भी बेसिकली दे ऑल्सो वॉन्ट के there should be a separate state, ठीक है। सो यहाँ पर एक तो against the influx of the migrants and all that, and then there are certain statehood demands within Assam as well, ठीक है। सो वो भी है, सो दैट इज़ देयर। उसके बाद क्या हुआ था 2011 में फिर पीस टॉक्स हुए थे बिटवीन ULFA, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दैट डिडंट ब्रिंग अगेन पीस टू द स्टेट ऑफ असम। सो 2012 में अगेन देयर वर राइट्स, ठीक है। बोडोज और जो मुस्लिम्स हैं, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, उनके बीच में देयर वर राइट्स, और उसकी वजह से जो हमने 2012 में देयर वाज दिस मास एक्सोडस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न्स, जो र्यूमर मॉन्गरिंग थी, वो भी सब इसके रेपरकशंस थे, ठीक है। सो पीस इज़ स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम इन द स्टेट ऑफ असम। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ फॉर्म्स भी देखी गई हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जितनी भी मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, पहले तो देवर वॉइसिंग द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल, अब दे सर्टन ऑफ द मिलिटेंट आउटफिट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स कम्प्लीटली इनटू द टेररिस्ट एंटिटीज़, ठीक है। जो भी उनकी आइडियोलॉजीज़ थी, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके अलावा दे हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। उसके बाद त्रिपुरा में देर आर सर्टन आउटफिट्स जो कि विच एक्चुअली वांटेड टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द ट्राइबल्स, बट दे आर नाउ attacking the tribal population only, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द चेंज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैव टेकन प्लेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न। उसके बाद जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं आपस में क्लैश करते हैं, जैसे नागालैंड में तो जो हमारे पास दो हैं, IM और खापलांग, ठीक है, इनके बीच में आपस में ही ये जो दो फैक्शंस हैं इनके बीच में आपस में ही फैटलिटीज़ आर रिकॉर्डेड। उसके बाद एक और चीज़ जो देखी गई है, इवन जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं दे आर चैलेंजिंग द स्टेट अथॉरिटी, क्योंकि जो आर्म्स है दे आर अवेलेबल सो ईजिली इन दिस एरिया। उसके बाद अगेन जो टेरेन है, जियोग्राफिकल टेरेन है, वो भी फेवर करती है इंसर्जेंट्स को, ठीक है। पोरस बॉर्डर्स हैं, आर्म्स ईजिली अवेलेबल है, एक्सटॉर्शन है यहाँ पर। सो दे हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड द स्मॉलर कैपेबिलिटीज़ ऑफ इवन द स्मॉलर ग्रुप्स टू चैलेंज द स्टेट अथॉरिटी, एंड दे हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। ओके, सो अगर हम ये तो हो गया हमारे फॉर्मेटिव और चेंजिंग फॉर्मेटिव फेज देखा हमने, कैसे कैसे इंसर्जेंसी स्टार्टेड और कैसे इट इज़ चेंजिंग द फॉर्म, कि अब छोटे छोटे ग्रुप्स भी आ रहे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं एक्सेट्रा।
बट इफ़ वी टॉक अबाउट द रीजंस फॉर द इंसर्जेंसी, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, सो रीजंस ऑफ इंसर्जेंसी देखो, पहले तो था अगेंस्ट द ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स के जो ग्रीवांसेस हैं, जो ब्रिटिश की ट्राइबल पॉलिसी थी, जो क्रिश्चियन एजुकेशन थे, दे हैव क्लियर्ड द पिच फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, और उसमें जो भी इंसर्जेंसी है उसमें, ठीक है, द सेटिंग अप ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट बाय ब्रिटिश लेड टू द लॉस ऑफ द ट्राइबल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सो द ट्राइबल पॉलिसी विच इज़ इवन प्री इंडिपेंडेंस। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ द पीपल, ठीक है, ये है ना, ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद पुअर गवर्नेंस, ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न, द लैक ऑफ द कनेक्टिविटी, ठीक है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, हॉस्टाइल नेबर्स जो कि यूज़ करना चाहते हैं जो ये वनरेबिलिटीज़ है नॉर्थ ईस्टर्न की, बाय प्रोवाइडिंग द मॉरल एंड मटीरियल सपोर्ट, देन लैक ऑफ गुड लीडरशिप एंड पॉपुलर सपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट, सो दैट इज़ देयर। और कोई कमी नहीं है रिक्रूट्स की, बिकॉज अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ आर अवेलेबल टू जॉइन देम, राइट, सो दैट इज़ देयर, ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इट हैड इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी, द सोसाइटी, द डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है लोगों की, फियर साइकोसिस, है ना, is rampant there because of the cases of killing, kidnapping, threat and extortion, ठीक है। उसके बाद nexus है between the politicians and the insurgents, ठीक है, that is there. Then education of the children is frequently disrupted. जो development funds है they are siphoned off by the insurgents and some other agencies. उसके बाद business and enterprises they have failed because of the extortion. Development is not taking place. Then people's sense of alienation is there. So it is said that except Assam, the whole of the northeast is an industrial desert, ठीक है, सो दैट इज़ देयर। उसके बाद वायलेंस और कैजुअलिटीज़ की बात करें, सो वायलेंस की वजह से जो फैटलिटीज़ हैं 1992 टू 2015 में देखें, सो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स, ठीक है, और जो सिविलियंस है दे अकाउंट फॉर मोर देन 50%। उसके बाद जो मिलिटेंट्स है दे आर टारगेटिंग दी ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, ठीक है, त्रिपुरा में नेशनल प्रोजेक्ट्स सच एज दी एक्सटेंशन ऑफ दी रेल लाइन्स दे हैव आइदर कम्प्लीटली बीन स्टॉल्ड और दे आर एट अ टार्डी पेस, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म विच कुड हैव बीन फ्लरिश्ड because of the scenic northeast is not at all has been suffering. Education sector भी suffer कर रहा है। उसके बाद national highways पे extortion होती है। So all of these reasons have culminated in leading to जो कहते हैं ना deficit, जो development deficit जो शुरू से exist करता था उसको और ज़्यादा wide कर दिया है, ठीक है, so that is there. उसके बाद ये भी कहा जाता है कि द रीजन हैज़ ऑल्सो रिसीव लिटिल और नो अटेंशन फ्रॉम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ये तो होगा हमारे रीजन्स और इम्पैक्ट। देन अनदर थिंग विच वी नीड टू नो इज़ दैट वाई वी नीड टू एंड द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो वाई इज़ नॉर्थ ईस्टर्न, वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, तो इसमें हमने पहले किया स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस है, रिसोर्सेज हैं, वो सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो ये है इंडिया की जो लोकेस्ट पॉलिसी हैं, जो यहाँ जिसे अब एक्टली पॉलिसी कहा जाता है, दैट वुड बी मीनिंगलेस इफ इट डज नॉट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर उसको ना कहा जाता है इट इज़ दी हब और ट्राई जंक्शन ऑफ द थ्री सिविलाइजेशंस, इंडियन, चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन, रिच हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, सिल्क रूट इससे पास करता था। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, राइट। देन इट इज़ ऑल्सो इट एक्चुअली इज़ अ गेटवे, ठीक है, किस किस जगहों का, साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, है ना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सो ऑल दीज से दैट वी नीड टू डेवलप द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। उसके बाद कंटेनमेंट की बात करें तो आर्मी, स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री जो है ये तो है कंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है वो रीइंबर्स करती है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय द स्टेट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं, देन देयर हैव बीन सर्टेन ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन राइनो एंड पंचरंग हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट अल्फा मिलिटेंट्स, राइट। सो दीज आर द containment, how the containment is taking place. Then there are also examples of peace talks with the militant groups, right. So अब ये कि military operations they have achieved limited results. It is the dialogue for peace, है ना, that has brought some order. सबसे इसमें जो एग्जाम्पल है वो है जो मीज़ो अकॉर्ड हुई थी, मीज़ो पीस अकॉर्ड, जिसके बाद मिज़ोरम में पीस आ गया था, बट दैट हैज़ नॉट बीन रेप्लिकेटेड इन दी अदर स्टेट्स, ठीक है। सो दैट हैज़ बीन देयर।
Okay, then another important thing is, so we have discussed the containment and the peace talks, and now we will discuss the role of the neighbors. तो अगर हम role of the neighbors की बात करें ना, तो be it पाकिस्तान, be it चाइना, तो यही कहा जाता है कि they are the ones which are providing assistance to the groups, है ना. ISI है जो पाकिस्तान का, that is assisting the militant groups in forms of training, finance, arms, ठीक है, ये है. उसके बाद चाइना भी यही कर रहा है ना, असिस्ट कर रहा है. सिर्फ एक भूटान है, remains the only country that successfully dislodged several militant camps of the north eastern groups through a military operation all clear इन्होंने लॉन्च किया था भूटान ने. कि क्योंकि क्या होता है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो ये बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर्स दे कैंप इन कंट्रीज लाइक म्यांमार या भूटान, है ना. सो ऑब्वियसली भूटान और ये जो कंट्रीज हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो वहाँ पे इंसर्जेंट्स की एंट्री को ख़त्म करें, एंड दे एटलीस्ट कोऑपरेट विद इंडिया, ठीक है, ताकि जो इंसर्जेंट्स हैं वहाँ जाकर ना छुप जाएँ. सो उसमें सिर्फ भूटान हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, रिमेन्स दी ओनली कंट्री. नाउ ये तो गए हमारे पास रोल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टन डेवलपमेंटल मेजर्स, सर्टन लेजिस्लेटिव मेजर्स, कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं डिफरेंट वेज में. तो अगर हम पहले बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो एक सेपरेट मिनिस्ट्री was formed in 2001, जो कि एक नोडल डिपार्टमेंट है, एक फैसिलिटेटर है बिटवीन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के बीच में. देन यू हैव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. ये बेसिकली लाइवलीहुड्स के लिए है, ठीक है. सो इट इज़ अ इनिशिएटिव बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. देन नीति आयोग का एक फोरम है फॉर नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे बेसिकली जो वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जो रोक रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है. देन वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड. उसके बाद हाइडल प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैम्बू मिशन इज़ ऑल्सो फोकसिंग मोस्टली ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. देन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एडवांटेज असम दैट टुक प्लेस इन असम, ठीक है, ताकि जो असम है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़े. देन वी हैव बेस बरुआ कमेटी, ठीक है, ये बनी थी बेसिकली 2014 में व्हेन बिकॉज ऑफ देयर वाज दिस डेथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन, ठीक है. तो वो बेसिकली जो ये कमेटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई थी, एंड दैट इज़ टू लुक इनटू द कंसर्न्स ऑफ द पीपल हु आर हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कि उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जा सके, और क्या रेमेडियल मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है सो दैट दे फील एट होम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट, दैट इज़ देयर. देन लेजिस्लेटिव मेजर्स, आफ्सपा पे हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, इसमें बस उसी को इलाबोरेट किया हुआ है. उसके बाद इनर लाइन परमिट. इनर लाइन परमिट क्या है, बेसिकली 3 स्टेट्स में इनर लाइन परमिट इज़ एक्टिव, इन मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश. इसको आप मीना स्टेट भी कहते हैं, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. सो ये बेसिकली कहता है कि एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इज़ नॉट अलाउड विदाउट ILP इन दीज 3 स्टेट्स. ये क्यों है, ये इसीलिए है ताकि जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है बाय आउटसाइडर्स या ट्रेड इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या वो ना हो सके. सो एक तरह से जो आइडेंटिटी है स्टेट्स की वो मेंटेन रहे और फॉरेनर्स आके उसको ख़राब ना कर दे. सो ये ब्रिटिशर्स के टाइम से है 1873 में. सो ये मणिपुर में भी था, बट मणिपुर में इट वाज टेकन ऑफ. तो मणिपुर में 2015 में डिमांड आई थी कि फिर से ILP को लेकर आओ, बिकॉज उनको था कि उनकी आइडेंटिटी इज़ बीइंग जेपरडाइज्ड बाय द फॉरेनर्स, बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. तो अभी भी सिर्फ 3 स्टेट्स में ILP है. उसके बाद ये पॉलिटी में आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, शेड्यूल्ड ऑटोनॉमस एरियाज, ठीक है, शेड्यूल जो 5 है, आर्टिकल 244 दैट इज़ देयर, ठीक है, उसके बारे में ये पूरा डिटेल है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा. सो और उसके बाद अगर हम देखें, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेजर्स जो इंसर्जेंसी है दैट हैज़ काम डाउन इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, बहुत 85% अप्रॉक्सीमेटली इसमें फॉल है. तो ये ग्राफ भी है. तो जो फैटलिटी हैं, जो डेथ्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो सब कम हुए हैं, ठीक है. सो ये कहा जाता है कि इट इज़ जो प्रॉब्लम्स हैं नॉर्थ ईस्ट में वो हिस्ट्री में है, ट्राइबल आइडेंटिटीज़ में है, लोगों की ग्रीवांसेस हैं, चाहे वो परसीव्ड हो चाहे वो रियल हो. बट ऑब्वियसली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सो वी कैन नॉट बिल्ड अ नेशन. सो India needs to deal with the problems of the Northeast with fairness, with warm heart, with accommodation, political accommodation, and taking into consideration that it is at a strategic location. ठीक है, so this is about the Northeastern insurgency.